आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। We bring you all a podcast series on STEM popularization, that is, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। हमारा वायुमंडल बहुत सारी गैसेस और कंपाउंड्स के ट्रेसेस यानी उनके स्मॉल अमाउंट से बना है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो हवा ले रहे हैं उसमें क्या क्या छिपा है? इसी हवा के सहारे हमारा जीवन चलता है और हम सांस ले पाते हैं। इसी में एक विषय आता है ट्रेस गैसेस और एरोसॉल्स का, जो कि छोटी ना दिखने वाली चीजें होती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट कभी कभी एक स्लो पॉइजन जैसा होता है। किसी एक्सपेरिमेंट का गलत रिजल्ट हो या क्लाइमेट का बैलेंस बिगड़ जाना, इन्हीं आंखों से न दिखने वाली चीजों की वजह से होता है। ये हवा में रहते हैं लेकिन हमारी बॉडी में इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। इसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद हैं एरीज यानी आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में साइंटिस्ट सी के पद पर कार्यरत डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव। सबसे पहले जानेंगे एडीज यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में कार्यरत साइंटिस्ट सी प्रियंका श्रीवास्तव के बारे में। मेरा नाम प्रियंका है। मैं आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में साइंटिस्ट सी के तौर पे कार्यरत हूँ। मैं इससे पहले पढ़ाई मेरी जो है, मेरी स्पेशलाइजेशन फिजिक्स में है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से मैंने, उसके बाद बनस्थली विद्यापीठ से मैंने एमएससी फिजिक्स की। फिर मैंने एरीज से ही कार्बोनेशियस एरोसोल्स के ऊपर पीएचडी करी है। कुछ समय जापान में कार्यरत थी, पोस्ट डॉक के तौर पे कार्य किया। अभी फ़िलहाल जुलाई से मैं यहाँ साइंटिस्ट की पोजीशन पर एरीज में स्थान ग्रहण किया। चलिए आप जानते हैं इनकी रिसर्च एरिया के बारे में और मैन की ये रिसर्च कॉमन मैन स्टेम के लिए कैसे यूजफुल है, आइए जानते हैं। तो मेरी जो करंट रिसर्च है वो मेनली ट्रेस गैसेस और एरोसोल्स के ऊपर है। ट्रेस गैसेस अगर मैं सामान्य किसी व्यक्ति के लिए बताऊं तो हमारा जो भी हम हवा सांस जिससे लेते हैं वो एक आप केमिकल सूप की तरह मान सकते हैं। और उस केमिकल सूप में बहुत तरह के तत्व हैं, वो गैसेस हैं, वो कण हैं जो शायद हमें दिखते भी नहीं हैं पर हैं। और कुछ, क्योंकि हम जैसे कुछ भी खाते हैं या पीते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे शरीर पे होता है। उसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो जब ये कण हमारे शरीर में या जब ये गैसेस हमारे शरीर में आती हैं या जाती हैं तो उससे भी हमारे शरीर पर कुछ प्रभाव होता है और हमारे वातावरण पर भी, क्योंकि ये गैस या जो हैं ये तापमान को ऊपर नीचे करती हैं या हमारा जो वातावरण है उसको प्रभाव उसका उन पर होता है। तो हमारा यहाँ इस संस्थान में कार्य ये है कि हम क्या पदार्थ अपने वातावरण में डाल रहे हैं वो सूप वैसा ही होगा और वैसा ही सूप आपको आपका वातावरण निर्धारित करेगा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इंसानी और जो नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनकी वजह से ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये गैसेस कैसे ऊपर नीचे हो रही हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कैसे वो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम उनको हिमालय के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि हिमालय पर उनका किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्लाइमेट चेंज का उस पर कोई असर है, गैसेस के बढ़ने की गति कैसी है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो मेरी ज़्यादातर रिसर्च कणों और गैसेस के ऊपर है। ब्लैक कार्बन, हम CO2 के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर PM 2.5 में एक बहुत मेजर अंग जो है वो
ब्लैक कार्बन का होता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही एब्जॉर्ब करने वाला एक पदार्थ है, पर वो गैस नहीं है, वो एक कण है। तो उसकी स्टडी जब हम कुछ भी जलाते हैं, वो ईंधन हो सकता है या वो लकड़ी हो सकती है, उसका हमारे वातावरण पर किस तरीके से इन कणों को बढ़ाने में प्रभाव है। तो जब आपके पास एक हवा आती है, वो बस एक हवा है, आपको उसमें से निकालना होगा कि उसमें कितने कण हैं और उसमें उन कणों में क्या क्या है, आपके पास उसमें जो गैसेस हैं उन गैसेस में क्या क्या है। तो ये है कि आपके पास एक सूप आया और उस सूप में क्या क्या था, आप वो देखने की कोशिश। जो ये केमिकल सूप है, वो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। हम जैसे पानी पीते हैं, वैसे ही हम हमारे शरीर से उससे कहीं ज़्यादा कण हवा के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। तो अगर आप इस सूप को ख़राब बना देंगे तो वो आपको सही नहीं रखेगा, आपकी सेहत पे असर डालेगा। दिल्ली में जो हम इतने समय से देख रहे हैं, तो उसी तरीके से हिमालय पर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है। तो जैसे हम बात करते हैं कि जब हम पोस्ट मानसून के समय में कुछ भी पराली जलने का जब सीज़न आता है, तब हम कहते हैं कि दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है। ऐसे ही हिमालय की हवा भी कितनी प्रदूषित है और कितनी नहीं है। क्या हम जो कुछ भी यहाँ पे हिमालय में कर रहे हैं, क्या उसका असर हमारी हवा के प्रदूषण पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो ये तो हुआ ये प्रभाव कि हमारे उससे ये कैसे कनेक्टेड है। फिर दूसरा कि अगर आप देखें कि जब ये कण जो हैं ये ग्लेशियर पर जाते हैं, तो ये वहाँ पे भी एक कण हो गए या फिर ग्रीन हाउस गैस हो गए। जब ये वहाँ का तापमान बढ़ाती है, तो जो के ग्लेशियर हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट होने लगते हैं, जो आपकी फ्लड्स हैं वो ज़्यादा आ सकते। तो ये केवल ये नहीं है कि आपने हवा चेंज करी, पर आपने अपना पूरा साइकिल चेंज कर, और और जहाँ फ्लड्स नहीं आनी चाहिए थी वहाँ फ्लड्स आने लगी। तो आप सिचुएशन से कैसे अगर आप यही नहीं जानते कि आपकी हवा को आपने कैसे चेंज किया। तो इस तरीके से ये एक आम इंसान से जुड़ी हुई है, हमें दिखता नहीं है, पर हम इतने सारे बदलाव लगातार करते जा रहे हैं। और दूसरा, स्टेम के माध्यम से जैसे आपने कहा, तो साइंस व्यक्ति के लिए है, और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो भी साइंस है, हिमालय उसका बहुत बहुत बड़ा एक पैरामीटर है। हम करोड़ों लोगों की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, और जितना भी मॉनसून पूरा है हमारा साइकिल, हिमालय उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। तो अगर हम हिमालय की हवा के ऊपर नहीं जांच करते तो आप वो पूरा साइकिल अच्छे से नहीं समझ सकते। तो ये केवल एक रीजन की बात नहीं है, ये पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात है कि आप पूरे वैश्विक स्तर पे किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। न केवल वैश्विक स्तर के चेंजेस आप हिमालय के उस पर उसका असर देखेंगे, बल्कि हिमालय की हवा का असर बाकी वैश्विक उस पर भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ बाउंड्रीज काम नहीं करती। वहाँ आप किसी राज्य या किसी भी देश की बाउंड्री से लिमिटेड नहीं है। हवा को नहीं पता कि वीज़ा कैसे लिया जाता है। अब जानेंगे मैम के पास फ्यूचर और प्रेजेंट रिसर्च के बारे में। तो मेरा बेसिक बैकग्राउंड जैसे मैंने बताया कि फ़िज़िक्स के ऊपर था। तो उसके बाद तो फिज़िक्स की पढ़ाई के बाद भौतिकी के बाद हमने यहाँ पर जो कार्य किया वो ब्लैक कार्बन के ऊपर था। कार्बोनेशियस एरोजोल्स कहते हैं हम। डिटेल में जाऊँ तो बस ये कि जो भी कण हैं आप उनको ब्लैक कार्बन मतलब किस रंग के हैं बेसिकली। तो अगर वो ब्लैकिश कलर के हैं, जितनी ज़्यादा हवा होगी, ठीक है, जब आप ईंधन जलाते हैं तो जितनी ज़्यादा हवा होगी उतनी ज़्यादा जब मात्रा में कुछ भी जलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा करेगा। फिर उससे कम में CO आएगी, और अगर उससे भी कम होगा तो धीरे धीरे कौन सी स्टेज पर है फ्लेमिंग, उसके हिसाब से कितने कण हवा में जा रहे हैं वो। तो ब्लैक कार्बन और ऑर्गेनिक कार्बन दो तरह के पदार्थ। तो ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा जो भी किरणें आ रही हैं उनको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, पर ब्लैक कार्बन ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सन की रेज आ रही हैं, अगर आप उसको लगातार जमा करते जाएं तो उसका तापमान वो बढ़ा देते, बट अगर वही रिफ्लेक्शन होगी तो वो तापमान उतना नहीं बढ़ेगा। तो इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो आपके तापमान को निर्धारित करता है। हमने ये देखा कि यहाँ पे किन चीज़ों की वजह से ये कण किस मात्रा में बढ़ रहे हैं। और दूसरा, अगर आप पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये फॉसिल फ्यूल से आ रहे हैं, जो हम ईंधन जला रहे हैं उससे आ रहे हैं, या हम जो लकड़ी जला रहे हैं या ये उससे आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता ये कहाँ पे है तो आप पॉलिसी उसके लिए कैसे निर्धारित करेंगे और कब आ रहे हैं। तो मेरी मेन रिसर्च इसके ऊपर थी। उसके बाद फिर हमने ग्रीन हाउस गैसेस पे काम किया, CO2 और मीथेन के हिमालय में किस तरीके से इनमें बदलाव हो रहा है। और फिर मैं जापान में मेरा जो काम था वो जापान एक नई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, GoSat GW।
तो वो भी ग्रीन हाउस गैसेस को मेजर करने का एक तरीका है, जिससे हम हर आधे घंटे में ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोफाइल इस रीजन के ऊपर ले सकते हैं। जेम्स है और गोसैट है, तो गोसैट में बेसिकली एक पोलर है और वहाँ से भी आपको ग्रीन हाउस गैसेस की CO2 की और मीथेन की प्रोफाइल्स मिल जाती हैं। आइडिया ये था कि जब सैटेलाइट कुछ भी देती है तो आपको उसको वेरीफाई करना पड़ता है वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ शिप ट्रैक्स किए थे। अब क्या है कि ग्राउंड के ऊपर तो आपने बहुत सारे मेजरमेंट्स किए, पर आपको कैसे पता कि सी के ऊपर वो सही है या नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो शिप के ऊपर लगाए हैं और वो शिप के ऊपर जो मेजरमेंट्स हैं उनको सैटेलाइट से वेरीफाई किया जाता है। तो जो भी आपको साइंस बता रहा है उसका वेरिफिकेशन कैसे कर रहा है, स्पेशली सैटेलाइट डेटा का, तो ये जो स्टडी थी उसके ऊपर है। तो मेरा कुछ काम इसके ऊपर है और आगे भी हम इसको बढ़ा रहे हैं यहाँ पर भी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। और एक और चीज़ है जो यहाँ पे टर्बुलेंस है कि जब भी कुछ फ्लाई होता है, हम देखते हैं कि फ्लाइट में कभी कभी टर्बुलेंस होती है, हिमालयज़ में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हमारे फाइटर प्लेन्स, क्योंकि बाकी कमर्शियल फ्लाइट्स यहाँ से नहीं जाती, बट उनके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेडार है जिसके माध्यम से हम ये टर्बुलेंस स्टडीज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इन्हें किसी तरीके से पैरामीटराइज कर सकते हैं तो हम कई चेंजेस या कुछ दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। मैम की इस रिसर्च फील्ड में इंडिया ग्लोबली कहाँ स्टैंड करती है, आइए जानते हैं। एटमॉस्फेरिक में इन जनरल जो रिसर्च होती है वो काफ़ी कोलैबोरेटिव होती है, तो हम कंपटीशन की बात तो नहीं करते, हम सामंजस्य के साथ इकट्ठे बढ़ के कार्य करने की बात करते हैं। तो हमारे कई अच्छे वैश्विक स्तर पर एरीज ने काफ़ी अच्छे कोलैबोरेशंस, हमारा इंटरनेशनल योगदान काफ़ी रहा है। हिमालयज़ में बहुत कम संस्थान हैं जिन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा भी बाकी विश्व के US, यूरोप, जापान के साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं और हम उनके साथ मिलके हिमालय के परिदृश्य से चीज़ें किस तरीके से कनेक्टेड हैं बाकी वैश्विक स्तर पे वातावरण की समस्याओं को लेके हमने इकट्ठे काफ़ी काम किया है। अभी भी हमारे यहाँ जापान से कुछ विजिटर्स आए हुए हैं और हम उनके साथ आगे इसको कैसे लेके जाया जा सकता है उसके ऊपर परिचर्चा में सम्मिलित हैं। तो ऐसे कि भारत का योगदान पूरे वैश्विक स्तर पे वातावरण की स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है और आगे भी उसके बढ़ने के ही पूरे प्रयास हैं। मैम की इस रिसर्च से इंडियन इंडस्ट्री कैसे एसोसिएटेड है, आइए जानते हैं। तो मेनली इंडस्ट्रीज़ हम लोग कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमें इसके लिए चाहिए हो, तो वो अलग अलग तरह की तकनीक पे काम करते हैं। कोई लेज़र के माध्यम से, कोई गैसेस को अंदर सोख के पार्टिकल्स के ऊपर। तो इन सब उपकरणों के लिए हम काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो कि कई मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट्स भी हैं, हमारा रेडार काफ़ी हद तक पूरी इंडियन कंपनी से बनाया गया था। उसके बाद काफ़ी इन हाउस डेवलपमेंट हुआ उसका। तो इस तरीके से ये बहुत ही सेंसिटिव स्टडीज़ होती हैं, बहुत ही हम बात कर रहे हैं PPM में 1 मिलियन में 1 कण को ढूंढने की, तो ये हम बहुत सेंसिटिव स्टडीज़ की बात कर रहे हैं। तो उस लेवल के उपकरण जो इस एक्यूरेसी को अचीव कर सके, आप बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहते हैं, तो भारतीय कई कंपनीज इसमें हैं और इसके अलावा कई वैश्विक स्तर पर भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं। अंत में जानेंगे मैम के अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में। जी, हमने अभी तो जितनी भी मैंने अभी आपको स्टडीज़ बताई जिसमें हमने ये निकाला कि किस तरीके से एलिमेंटल कार्बन और ऑर्गेनिक कार्बन वेरी कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे सबसे पहला कार्य जो इसको ऑनलाइन स्टडीज़ कहते हैं हम। आप कई बार ये होता है कि आप पूरे दिन में एक वैल्यू निकाल पाते हैं, पर हम लोगों ने पूरे दैनिक स्तर पे भी उस पर उतार या चढ़ाव जो हो रहा है, जैसे कई बार ये होता है कि हल्द्वानी से जो हवा आती है वो ऊपर आ रही है दिन के समय में और फिर शाम के समय में वापस नीचे हो जाती है क्योंकि बाउंड्री लेयर ऊपर जाती है। तो अगर आप पूरे दिन में एवरेज करेंगे तो आपको ये उतार और चढ़ाव नहीं दिखेगा। तो हमने पहली बार यहाँ पे ये दिखाया था कि कैसे जब ये बाउंड्री लेयर ऊपर आती है तो रेगुलर ऑब्जर्वेशन से करके हमने ये दिखाया कि कैसे आप ये बाउंड्री लेयर का एवोल्यूशन आपके पोल्यूशन को किस तरीके से यहाँ तक लेके आता है। जो आपको लगता है कि आप हिमालय में सुरक्षित हैं, तो ऐसा नहीं है, हवा एक है। फिर इसी तरीके से हमने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के ऊपर भी अभी कार्यरत हैं। फिर इसमें जो सेग्रीगेशन है कि आप ये देख पाएँ, हमने कुछ कार्य किया कि आपके पास सिर्फ ये पता है आपको कि हवा पार्टिकल्स हैं, बट उन पार्टिकल्स में क्या है।
तो सबसे पहले हमने ये सेग्रीगेट किया कि कौन ब्लैक कार्बन है, कौन ऑर्गेनिक कार्बन है। फिर उसमें भी कि ब्लैक कार्बन में फॉसिल फ्यूल कितना है और बायोमास कितना है, तो ये भी एक नई स्टडी थी यहाँ पे। फिर अभी हम कुछ का, और ये सारी स्टडीज़ जितनी भी हैं ये मतलब वैश्विक स्तर पर जर्नल्स में थी। और ये दोनों काम जो हमने एक लंबा ट्रेंड एनालिसिस भी किया 2004 से पूरा 2020 तक का, तो ये काफ़ी इंटरनेशनल स्तर पे रिकग्नाइज भी हुआ। आईगैक में हमें इस कार्य के लिए मतलब बेस्ट पोस्टर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और जो हमने जापान में भी जो कार्य किया अभी उसके लिए भी हमें ये सम्मान प्राप्त हुआ कि वहाँ पे बेस्ट पेपर अवार्ड मिला। थैंक यू। तो अभी आपने सुना हमारे एक खास कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।